मार्कर लेके आओ, वहाँ रख के। क्या पढ़े थे हम लोग? एसी स्टार्ट हो गया था। बात बंद कर लो, एकदम शांत हो जाओ। चलिए देखिए, तो एसी में क्या पढ़ा रहे थे टॉपिक? एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, आ गया था। हाफ साइकिल, फुल साइकिल कंप्लीट हो गया। फुल साइकिल हो गया है, ठीक है। हाफ साइकिल दिए थे, करके लाए हो? कितने लोग किए हो? हाथ ऊपर करो। हाफ साइकिल का कितने लोग घर पे किए हो? बस 2-3 लोग। बाकी लोग क्या कर रहे हो? क्या लिख रहे हो तुम भाई? कॉपी बंद करो। क्या कंप्लीट कर रहे हो? लाइट जलाओ उधर का, पीछे का। जो पढ़ा रहे हैं उसकी बात सुनो, अभी बाद में करना जो करना होगा। एक क्वेश्चन दिए थे, मैंने आपसे बोला था हाफ साइकिल कंप्लीट करके लाइएगा। यार नया मार्कर पतला चलेगा। फुल साइकिल हो गया था ना? चलो देखो, हमें लगा ये चल नहीं रहा होगा। तो एवरेज निकाल रहे थे, सुनिए। एवरेज करंट और वोल्टेज दोनों सेम कहानी चलेगी, चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो। क्यों सेम चलेगी? तो सर करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और EMF या पोटेंशियल कह लो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? E नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों तो सेम ही है, बस यहाँ आई नॉट आया, यहाँ ई नॉट आया। फंक्शन दोनों किसके हैं? टाइम के। मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या ये चेंज होगा? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे ही ये भी चेंज होगा। मतलब हमने आपको बताया था, सिंपल सी बात है कि जब भी कोई भी फंक्शन, मतलब जैसे ऐसे मान लो मैंने लिख दिया पावर है या फोर्स है, कुछ भी है, वो अगर टाइम का फंक्शन है, अगर वो टाइम का फंक्शन है तो उसका सर एवरेज जब भी निकाला जाएगा ना, तो ऐसे लिखा जाएगा। पी एवरेज अब लिखेंगे जब, तो क्या लिखा जाएगा सर? पी डी टी का इंटीग्रेशन इंटू सॉरी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। क्या यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? याद करो, मैंने एवरेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला बताया था। मैं आई का एवरेज जब निकालता था तो मैं क्या लिखता था सर? आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या इसी फॉर्मूले से निकाले थे ना? अरे आपने टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यही तो एवरेज करोगे। तो टोटल चार्ज का मतलब चार्ज कैसे निकाला सर? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्या होता है? डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा? डी टी। तो सर डी क्यू एक छोटा सा चार्ज, अगर इसको टोटल करेंगे तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इधर भी तो करेंगे, मतलब डी क्यू अगर टोटल लिखना है तो उसकी जगह पे क्या मैं आई डी टी लिख सकता हूँ? हाँ सर, आई डी टी लिख दीजिए। और अपॉन में टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज है ना, तो एवरेज क्यों? क्योंकि टाइम का फंक्शन है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी, इसीलिए आई एवरेज जो आया वो आई डी टी अपॉन डी टी आया। तो ये फॉर्मूला है हमें, कोई भी फंक्शन अगर टाइम का हो, कोई भी ऐसी चीज़, पावर है, फोर्स का पावर भी टाइम का फंक्शन है। सपोज दैट मैंने फोर्स दे दिया और मैंने बोला फोर्स भी एक फंक्शन है जो कि टाइम का है, तो इसका एवरेज बताइए क्या होगा? तो आप लिखेंगे सर एफ एवरेज इज एफ डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी। सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाएंगे, ठीक है? तो आप फॉर्मूला याद रखिए ये।
अब हमने आपको फुल साइकिल के लिए बताया, तो साइकिल में आपको ये भी याद होना चाहिए कि सर ये फुल साइकिल होता है, और अगर इस फुल साइकिल की बात हम करेंगे तो इस फुल साइकिल में टाइम यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ t/4, यहाँ कितना होगा t/2, यहाँ कितना होगा 3t/4, और यहाँ कितना होगा t। क्या एक साइकिल कंप्लीट हो गया? तो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ t तक जाएगा तो पूरा एक फुल साइकिल होगा। तो सर इसमें लिमिट 0 से लेके कहाँ तक ले लेंगे? t तक। तो इसका मतलब ये किसके लिए बन जाएगा? फुल साइकिल के लिए बन जाएगा। अगर हमें हाफ साइकिल के लिए निकालना है तो सर ओनली 0 से लेके कहाँ तक चलना पड़ेगा? t/2। तो 0 से लेके अगर मैं t/2 तक दोनों लिमिट चेंज कर दूं तो यही साइकिल किसके लिए हो जाएगा? हाफ साइकिल के लिए। आपने देखा था जब फुल साइकिल था तो फुल साइकिल के केस में आई एवरेज या ई एवरेज या पोटेंशियल का एवरेज दोनों हमेशा कितना आता है? 0। अल्टरनेटिंग करंट में क्यों आता है ऐसा? तो सर अल्टरनेटिंग करंट हमेशा जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसमें हाफ साइकिल अलग फेज में होगा, हाफ साइकिल अलग फेज में होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। मतलब क्या है, ये अगर देखें तो साइन का ग्राफ बनेगा। तो साइन के ग्राफ में क्या होता है, अगर 0 से चल रहे हो 0 डिग्री से और 360 तक चल रहे हो, 0 से लेके 360 में ही एक रिवॉल्यूशन होता है। यहाँ 0 होता है, फिर यहाँ 90 होता है, फिर यहाँ पे 180 होता है, यहाँ 270 होता है, फिर 360 होता है। तो सर एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करते हैं तो एक साइकिल बनता है। अब इस साइकिल में एक पूरा का पूरा प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाता है? माइनस। इसकी वैल्यू अगर हमारी 1 है तो इसकी वैल्यू क्या -1 रहेगी? एक प्लस में रहेगा तो एक इसमें है, मगर क्या मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है? तो जाहिर सी बात है क्या ये इससे पूरा कट जाएगा, तो एवरेज की वैल्यू ऐसे ही कितनी आ जाएगी? 0। क्योंकि एवरेज में तुम टोटल आई लिखते हो, टोटल ये चार्ज है, और टोटल चार्ज का मतलब जितना ऊपर चार्ज उतना नीचे चार्ज, तो एक प्लस में एक माइनस में तो क्या कट जाएंगे, तो टोटल चार्ज ही 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज 0 हो गया। अब नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 ही तो आना है। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए, हमें हाफ साइकिल के लिए निकालना है, ये सब हटाते हैं, मेरे पास बस फॉर्मूला यही है। हाफ साइकिल अगर होगा तो सर लिमिट 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक लगाएंगे और i की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए क्या होगा। जिन्होंने निकाला है वो देखें, बस छोटी सी वैल्यू है, उसको याद रखना है i की वैल्यू। देखिए आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हेडिंग डाल लीजिए आई एवरेज। तो डाले थे ना, फर्स्ट लिखे थे ना शायद, सेकेंड लिखना फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल सेकेंड लिखना उसमें। तो सर सेकेंड में क्या होगा, तो हम लिखते हैं आई एवरेज, फार्मूला तो डायरेक्ट लिख दूँ ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। आई डी टी अपॉन में क्या होगा? डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से t/2, 0 से लेके t/2। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, एवरेज निकालने का कोई भी फार्मूला अगर होगा, टाइम का फंक्शन होगा तो यही फार्मूला लगेगा। अब आई एवरेज, हम आई एवरेज को मैंने बोला था बार भी लिख सकते हैं ना, ऊपर ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा है, ये भी आई एवरेज होता है। ठीक है, ऐसे आपने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देखा होगा, इसको भी हम यूज़ करते हैं एवरेज लेने के लिए। बट ये इससे अच्छा है हम सिंपल ऊपर क्या बार बना दें, समझ जाना आई एवरेज है। आई की वैल्यू कितनी रखनी है? तो सर आई नॉट साइन ओमेगा टी रखिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना होगा? अरे डी टी, डी टी तो डी टी रहेगा। लिमिट 0 से लेके कहाँ तक? 0 से लेके, अच्छा ये केवल आई की वैल्यू है, डी टी तो अभी यहाँ भी रहेगा ना। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि ये टाइम का फंक्शन हो गया और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है। तो सर कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकालिए जो इसमें वेरिएबल ना हो। तो सर आई नॉट बाहर आ जाएगा, कर लीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करिए, बताइए। माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ध्यान देना इस बात का, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बताया था कैसे आएगा।
माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया सर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या इसके नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ओनली क्या बचेगा। अब ये ओमेगा देखो थोड़ा ध्यान से, ऐसा नहीं कि ओमेगा से ओमेगा काट देना, ये ओमेगा नंबर है, एंगल नहीं है यहाँ पे, मतलब इस पूरे इसके नीचे है और ये एंगल में है, तो एंगल वाला इससे नहीं कटेगा, समझ रहे हो ना इतनी बात, ये पूरा नीचे है। ठीक है सर, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके t/2 तक, अपॉन में क्या चल रहा है dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट 0 से लेके कहाँ तक t/2 तक। ठीक है, आओ माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद से ओमेगा को भी यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये ओमेगा कटने वाला नहीं है इससे, तो इसको अभी यहाँ पे रहने दो बाहर निकाल के। तो क्या मैं इसको आई नॉट अपॉन ओमेगा लिख दूँ ब्रैकेट में। अब देखो ओमेगा हट गया, माइनस को भी बाहर निकाल लो, चलो अब ओमेगा और टी की जगह पे क्या अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो क्या होगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करके, यही तो होता है, समझे हो इतनी बात। अपॉन में क्या चल रहा है t, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो सर t/2 माइनस 0। अब मैं इतना करके दिखा रहा हूँ, वैसे इतना होना नहीं चाहिए, मैं सिंपल कर दिया होता अभी तक, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ध्यान से देखो अभी इसको भूल जाओ, इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है t/2, 2 कहाँ जाएगा तो भेज दें, और t इसके साथ आएगा तो हटा देते हैं, यही डायरेक्ट मैं कर देता है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाया हूँ इसको बस समझाने के लिए। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, याद है ना ओमेगा की वैल्यू क्या, हमने आपको बताया ओमेगा 2π/t होता है, क्या पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा की जगह पे 2π/t, सर 2π/t इंटू में t/2, और ये तो 0 ही हो जाएगा, कॉस 0 ही हो जाएगा ना ये, क्योंकि किसी से भी 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा। अब बताओ t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस पाई कितना होता है, अरे कॉस 180 हो गया, -1, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, माइनस साइन तो लगा ही है। ठीक है, बाहर यहाँ देखो ये क्या है आई नॉट है और ओमेगा है, तो ओमेगा को फिर क्या रखोगे t से t, 2 से 2, क्या बचा बाहर माइनस आई नॉट अपॉन में, और -1 और -1 क्या -2 होगा, माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस कर देगा, 2i0 अपॉन पाई, दिस इज द आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल। क्या यही आया है 2i0 बाई पाई, समझे हो। अब मैं देखो इसीलिए मैं आपसे बोल, ये रटना पड़ेगा आपको, ये हाफ साइकिल के लिए फॉर्मूला बना, ये रटना पड़ेगा, बट निकालने का तरीका भी आना चाहिए कि आपको कैसे आ रहा है निकल। अब बताओ अगर मुझे से कोई ई एवरेज पूछता हाफ साइकिल के लिए, तो क्या बस आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, बस खत्म 2e0 अपॉन पाई। सर जैसे किए हैं ना सेम वैसे करेंगे, बस यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या रख देंगे e0 साइन ओमेगा टी, तो बस बाहर क्या आ जाएगा e0, बाकी अंदर तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन तो यही चलता रहेगा, बस बाहर क्या रहेगा e0 e0 e0, ये सब अंदर वाले वही रहेंगे, मतलब सेम 2e0 अपॉन पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, इधर का ये कहानी मिटा दो। ठीक है, उसको पाई की वैल्यू 3.14 रख के ना इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो क्या 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि 3.14 है ना, डिवाइड करो 0.6 समथिंग होता है इसकी वैल्यू, मैं बता देता हूँ डिवाइड करके, 2/3.14 0.637, याद रखना, या तो ऐसे याद रखो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल कोई पूछे तो क्या लिखोगे सर 0.637
आई नॉट, और सर ई एवरेज कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, सेम 0.637 ई नॉट। ठीक है, अगर हमें पॉइंट में लिखना होगा ना तो हम ये लिखेंगे, पॉइंट में लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे बस पाई। अब यहाँ पे मत सोचना सर पाई की वैल्यू 180 डाल देंगे, पाई को मैंने क्या यूज किया है 3.14, वो एंगल नहीं है, एंगल होता तब यूज होता। बताओ अब मैं तुमसे 1.5 साइकिल के लिए पूछूं तो क्या होगा? हाँ, लिमिट चेंज कर देंगे। हाँ बोलो, दो, हाँ सही कह रहे हो, दोनों को जोड़ देंगे। देखो भाई सही बोल रहे हो, लिमिट चेंज करने अब क्यों जाओगे, इसीलिए तुम्हें हाफ और फुल पढ़ा रहा हूँ आपको। अब मैं आपको बोल दूँ देखो 10 साइकिल के लिए, तो क्या तुम निकालोगे 10 साइकिल के लिए? नहीं सर, एक साइकिल का 0 है तो 10 साइकिल का भी क्या होगा? समझ रहे हो बात? अरे भाई देखो ऐसे देखो, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3, 4, 5, ऐसे 10 होगा ना, तो 1 प्लस तो 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बताओ क्या सब कट नहीं गया? प्लस से प्लस से प्लस से प्लस से प्लस से, कुछ बचा? तो आई एवरेज कितना आया? तो आपको एक साइकिल का 0 निकाल दिया हूँ मैं, 50 साइकिल पूछूँ वो भी क्या आएगा 0। मगर मैं आधा उसमें बढ़ा दूँ, अगर मैं बोलता 5.5 साइकिल तो 5 तक तो हो गया। अब 5.5 चलता तो क्या ऐसे एक चलता ना ऊपर, तो केवल क्या यही बचता हाफ वाला, तो 5 का तो 0 हो गया। तो सर आधा का ही तो निकालना है, और हाफ साइकिल का हमने कितना निकाला है 2I0/पाई, तो सर पूरे 5.5 का भी कितना होगा 2I0/पाई, यही आंसर हो। समझ रहे हो? इसीलिए हाफ और फुल पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं 1.5 पढ़ाऊँ 3.5 पढ़ाऊँ 4.5 सर क्यों नहीं बता रहे, बस हाफ एंड फुल क्यों बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो, फुल का मतलब है आप कितना भी, अब जैसे एक चक्कर ऐसे तुम काट लिए हो अगर, तो तुम बार बार चक्कर काटोगे, फिर तभी तो वहीं पे आओगे ना। एक चक्कर तुमने काट के अगर यहाँ पहुँचा है तो अगले चक्कर में भी तो यहीं आओगे, फिर 0 हुआ, फिर अगले चक्कर में 0, फिर अगले चक्कर में 0, अब 10 काट लो। मगर जैसे तुम 10.5 लोगे तो क्या हाफ साइकिल हो जाएगा, तो बस हाफ साइकिल का निकाल दो, वही 10.5 का होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये याद रखिएगा, बस अभी क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, कॉन्सेप्ट ग्राफिकल अगर क्वेश्चन आएंगे तो, और नहीं तो ऐसे हम लिमिट दिया होगा तो लिमिट के हिसाब से निकालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मिटा देना भाई ये सब। हेडिंग डालिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू की बात करने लगा। देखो थोड़ा एकदम आराम से समझो इस बात को, क्या होता है ये आरएमएस वैल्यू। मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि आरएमएस का मतलब तो सबको पता है, बट एक चीज़ देखो, घर में जो करंट आ रहा है उस करंट को या उस वोल्टेज को ही हम कहते हैं आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझो इस बात का कि आरएमएस का सिग्निफिकेंस क्या है। पहले तो आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है ये सबको पता होगा, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। अब जैसे पहले ये छोड़ दो, करंट को छोड़ दो, किसी भी चीज़ का आरएमएस अगर निकालना है, अगर वो किसी चीज़ का फंक्शन है, एज लाइक अ टाइम का है, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस का है, किसी भी चीज़ का वो फंक्शन हो, अगर उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बस एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आप ऐसे इसका भी निकालेंगे, अभी आगे प्रोसीड किया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आरएमएस वैल्यू हमें निकालनी है, मान लेते कुछ भी, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये कोई ऐसे डाटा दिया गया है A1 A2 A3, इसकी आरएमएस वैल्यू बताइए सर। तो पता है क्या करोगे तुम, सबसे पहले तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर, क्योंकि पहले स्क्वायर आ रहा है, इधर से चलेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन का मतलब क्या, सबको जोड़ा जाएगा, 1 2 3 4, 4 है तो किससे डिवाइड कर दें, 4 से, मीन आ गया। अब फिर क्या लगा देंगे, रूट। यही आरएमएस कहलाएगा, यही वैल्यू क्या कहलाएगी, आरएमएस। पहले हमने स्क्वायर किया सारे डिजिट का, फिर हमने उसका मीन निकाल दिया, और फिर क्या लगा दिया, रूट। किसी भी डाटा का यही आरएमएस वैल्यू है। क्लियर है। बट हमें यहाँ पे किसका निकालना है, करंट या वोल्टेज का। ठीक है, तो इसका मतलब अब करंट या वोल्टेज में या तो हाफ साइकिल का होगा या तो फुल साइकिल, यही दो खेल है, हाफ और फुल का। ठीक है, तो हाफ साइकिल और फुल साइकिल में आपने देखा था अभी कि फुल साइकिल का जब आपने निकाला था तो एवरेज 0 आया था, तो इसमें भी तो एवरेज निकालना है ना, तो 0 हो सकता है। अरे एवरेज तो इसमें आरएमएस में स्क्वायर के बाद से फिर क्या करना है, मीन, तुम्हें भी हो सकता है 0 हो जाए, बट फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। हमें हाफ साइकिल और फुल साइकिल दोनों के लिए निकालना है। तो हमें जो डाटा मिला है आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर होने के बाद से उसका क्या निकालेंगे, मीन, और फिर उस पर क्या लगाएंगे, रूट। समझ रहे हो, इतनी बात, इतनी कहानी करनी पड़ेगी, तब जाके आरएमएस वैल्यू आएगी। ठीक, अब ये बात तो समझ गए हो, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। अभी पहले एक बात ये समझो, हमारे घर में जो करंट आता है ना, जो घर में ये करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, जैसे मान लो 220 वोल्ट आ रहा है घर में, तो सर ये 220 वोल्ट क्या है, 220 वोल्ट क्या है जो घर में आता है, आप देखा है 220 वोल्ट 240 वोल्ट यही आता है, तो सर ये है आरएमएस वोल्टेज, इसी को कहा जाता है आरएमएस वोल्टेज। अब इसका सिग्निफिकेंस तुम्हें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझो। 220 वोल्ट उसने दे दिया, ठीक है, हमारे घर में आ गया 220 वोल्ट, बट 220 वोल्ट में अब हमें पता है कि वो करंट होगी तो कुछ 1 एम्पियर आई होगी या 2 एम्पियर। 220 वोल्ट में मान लेते हैं करंट आया 2 एम्पियर का, चलो ये 5 एम्पियर का करंट ले लेते हैं। घर में मैक्सिमम करंट कितना आता है, बहुत कम ही आता है, करंट कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, अरे भाई आपने देखा हो ना, मैक्सिमम एमसीबी आप कितने का लगाते हो, 16 32 यही तो लगाते हो। अगर आपके घर में एसी है तो 32 एम्पियर, नहीं है एसी तो नॉर्मल 16 एम्पियर, और नहीं तो 8 एम्पियर 7 एम्पियर यही लगाओगे। तो मैक्सिमम करंट जो आता है ना बहुत कम एम्पियर का आता है। तो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर का आ रहा है, मैंने मान लिया कितने वोल्ट सप्लाई पे, 220 वोल्ट के सप्लाई पे। अब इसका सिग्निफिकेंस समझना आरएमएस का, मैंने आपको बताया कि ये जो भी तय हुआ है उसके लिए फ्रीक्वेंसी तय हुई होगी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया जाएगा। इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज दिया जाएगा, 50 हर्ट्ज में 220 वोल्ट का सप्लाई और 5 एम्पियर का करंट मिल गया। तो तुम्हें ये बात तुरंत दिमाग में खटक जाएगी कि सर 5 एम्पियर जो लिखा है ना वो आरएमएस वैल्यू है, ये 220 जो लिखा है ना ये आरएमएस है। मतलब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सर ये कुछ यूं बनता हुआ जाएगा। कितने साइकिल ऐसे बनेगा, तो सर 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन किया जाता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेंगे हम, 50 बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने तय कर दी है 50 एम्पियर पे ये बना है, तो 50 बार ऐसे रिवॉल्यूशन करेगा। 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे सो ऑन चलता है। समझ रहे हो।
अब इस 50 बार में ये कितनी बार मैक्सिमम और मिनिमम हुआ है, मैक्सिमम ही देखो, मिनिमम छोड़ दो, एक बार प्लस में मैक्सिमम, एक बार माइनस में मैक्सिमम, फेस चेंज कर करके मैक्सिमम। तो एक बार मैक्सिमम क्या यहाँ हुआ है और एक बार यहाँ। अगर ये करंट है तो क्या इस वैल्यू को आई नॉट बोला जाएगा और इसको भी सर क्या बोला जाएगा, आई नॉट। ये प्लस का होगा और ये यही तो होगा। तो एक साइकिल में कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो 50 साइकिल में कितनी बार हुआ होगा, 100 बार हुआ होगा। समझ रहे हो इतनी बार। अब सोचो तुम्हारे घर में आने वाला करंट ये आई नॉट नहीं है, ये 220 वोल्ट नहीं है। 220 वोल्ट जो तुमने देखा है वो आरएमएस वैल्यू है, ये आई नॉट है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर तुम्हारे घर में करंट जो या वोल्टेज जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस। कितनी बार, 100 बार। 100 बार मैक्सिमम जा रहा है प्लस में, 100 बार मैक्सिमम जा रहा है माइनस में। तो जाहिर सी बात है तुम्हें क्या उसका एवरेज पकड़ना पड़ेगा ना। जैसे तुमसे मैं बोलूँ कि इस क्लास में मैंने किसी से बोला कि इस क्लास का रिजल्ट बताइए फिजिक्स का, तो किसी बंदे ने आके हमसे बोला कि सर ये 12 पाया है, 14 पाया, 15 पाया, 16 पाया, 17 पाया। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसेगा, क्योंकि आप हैं 60-70 लोग, तो अब 60-70 लोगों में मुझे इतना याद थोड़े हो पाएगा। तो ओवरऑल पता है मैं क्या पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा या जो भी मेरे को बता रहा है मैं बोलूँगा भाई पूरे क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या गया है। तो अगर सब 10 से 20 के बीच में है तो कुछ एवरेज निकाल के देगा ना, सबके नंबर को जोड़ेगा, इतने नंबर से डिवाइड कर देगा, बोले ओवरऑल सर रिजल्ट ये बना है 14.7 या 13.5 का एवरेज है। तो अभी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ सब बच्चे पास हैं, मोस्टली बच्चे पास हैं, कुछ एक आध होंगे जो ऐसे फेल होंगे। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इतना बार मैक्सिमम और मिनिमम जब कहानी हो रही होगी तो कहीं ना कहीं हमें एवरेज तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो एवरेज पकड़ा जाएगा, फिर उस एवरेज का क्या निकालना पड़ेगा। अब एवरेज पकड़ने का मतलब भी ध्यान से समझो। अब ये 1 सेकेंड में चला है, ऐसे टाइम कॉन्टिन्यूअस जरूरी थोड़ी है कि 1 सेकेंड में, आधे सेकेंड पे रोक देता खटाक से। अगर आधे सेकेंड पे रोक देता तो क्या ये 50 की बजाय कितने पे रुक जाता, 25 पे, 25 साइकिल पे रुक गया होता। अब 25 साइकिल में चला 50 बार ऊपर नीचे, तो टाइम के वेरिएशन से कहानी चेंज हो रही है। मतलब आई जो है वो अपनी वैल्यू में, थोड़ा ध्यान से देखो, आई नॉट को 50 बार या 100 बार अप डाउन कर रहा है, 100 बार। और टाइम भी तो कुछ हो सकता है ना। अभी मैंने बोला 1 सेकेंड की बजाय क्या मैं आधा ले लूँ, मैं 2 ले लूँ, मैं 3 ले लूँ। अगर मैं 3 लेता हूँ 3 सेकेंड, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये जब पूरी चेंज हो जाएगी, ये पूरी जब चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो आई नॉट के साथ चेंज होके इस फंक्शन का टाइम के साथ जो भी रिलेशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या फाइनली हमें आई पता चलेगा। ठीक है, वो आई इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, उस इंस्टेंट का कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे घर में तो जो करंट आ रहा है उसमें तुम देख रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूअस कहानी ऐसे चलती जा रही है, तो हम उसको एवरेज निकालने के बाद छोड़ नहीं देंगे, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू से जो भी हमारी एवरेज वैल्यू आई है उससे थोड़ी बड़ी आएगी, या हम बोल सकते हैं आई नॉट जो आया है उससे थोड़ा अलग आएगा। जैसे तुम अगर आई नॉट की वैल्यू निकाल, आई आर एम एस की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आई आर एम एस की वैल्यू कुछ आएगी जो कि सर आई नॉट कितना है, आई नॉट हमने अभी बोला ना कि मैक्सिमम अगर आ रहा है तो कितने एम्पियर का आ रहा है, 5 एम्पियर का आ रहा है। तो यहाँ 5 एम्पियर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में और भी तो कोई फंक्शन होगा, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जाके हमें किस वैल्यू को पता चलेगा, आरएमएस। मतलब आरएमएस निकालने के लिए आई नॉट तो उसमें रहेगा। आई नॉट हमारा घर में आने वाला करंट नहीं है, घर में आने वाले जो करंट है वो हम रूट मीन स्क्वायर की बात कर। ठीक है, तो अब हमें अभी निकालेंगे तो बात पता चलेगा कि सर उस आई नॉट में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आई आर एम एस मिल रहा है। अगर हाफ साइकिल होगा तो अलग चीज़ होगा, फुल साइकिल होगा तो अलग चीज़ होगा। तो हम यहाँ पे आपको आर एम एस वैल्यू निकालना सिखाते हैं। किसके लिए निकालना सिखाएं, सबसे पहले फुल साइकिल के लिए। ठीक, तो लिखिए आर एम एस वैल्यू फॉर फुल साइकिल।
अब एकदम ध्यान से एक एक स्टेप समझ के करना, केवल वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली कहानी है। हमें पता है आई कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो सर स्क्वायर करिए, आई नॉट का स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो पूरे का स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया। अब सर क्या निकालें, मीन। मीन निकालने के लिए सर यही होगा, अरे जो स्क्वायर हुआ है उसी का मीन निकालना है। तो मीन निकालने में मैंने बताया ना कि क्या फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू को dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो अपॉन dt। कितने साइकिल के लिए निकाल रहे हो, तो 0 से लेके, क्या लिमिट यही होगा, समझ रहे हो ना, लिमिट 0 से लेके कहाँ तक होगा, t तक। अच्छा सर ये हो गया, अब उसके बाद क्या लगाना है, अभी रूट बचा है, अभी मीन हो गया, मीन के बाद से क्या लगाना है, तो रूट सर लगाना है। तो क्या मैं पूरे का पावर क्या कर दूं, क्या यही IRMS कहलाएगा। अब ऐसे तो याद नहीं ना हो पाएगा, क्या ऐसे याद हो पाएगा, हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा, लिमिट रखनी पड़ेगी, सॉल्व करेंगे। अब ये बढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन करना, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले सर आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, और नीचे वाले dt को केवल t लिख लीजिए, क्योंकि अपर लिमिट t और लोअर लिमिट, ध्यान से समझना मेरे बात भाई, एक एक स्टेप पहले। आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, dt का इंटीग्रेशन नीचे क्या हुआ, t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट, तो केवल t ही तो बचेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई नॉट स्क्वायर, और नीचे वाला में क्या बचा है, केवल t। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सर किसका है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से लेके t तक, क्या यही बचा है ना, बस अब समझे हो, कोई दिक्कत नहीं। सर अब इसी का इंटीग्रेशन पे खेल है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या इतना आसानी से आ जाएगा, सोच के बताओ, पढ़ा है फॉर्मूला, मैथ वाले बताएंगे। हाँ, अच्छा इंटीग्रेशन नहीं पढ़े अभी, ठीक है। देखो एक बात सुनो, साइन थीटा कॉस थीटा, इनका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा मैंने पूछ दिया तो इसका इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है। थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, थीटा की जगह क्या लगा है, ओमेगा टी, बस यहाँ समझो। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला मुझे याद है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो सबको याद होगा, डबल एंगल फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा, cos के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला इसमें से ये लिखा हूँ। सपोज दैट मुझे cos को रिप्लेस करना है, या मुझे साइन, मुझे देखो साइन की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की, तो मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो क्या cos को हटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, तो क्या यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या रख दें यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं चाहता तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देता, बट आपको ये याद दिलाना था जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, ये जो इधर लिखा है ना, अगर साइन को रिप्लेस करते तो क्या ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाता। अरे जैसे यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं, अगर साइन की वैल्यू निकाल देते और पुट कर देते यहाँ, तो क्या यहाँ cos बचता, तो क्या होता, माइनस ये 1 रह जाता इधर, और इधर 2 cos स्क्वायर थीटा बच जाता।
तो 3 फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूला यही याद रखो, ठीक है। अब बताओ cos 2 थीटा इतना आया, तो सर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकाल लेंगे, कितनी आएगी? इसको इधर भेज दियो, इसको इधर, क्या ये बचेगा? सर 2 इधर से हटा दीजिए, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसको पढ़ लो तब टेम्परेचर कम करना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना हुआ? 2। बात नहीं, ध्यान से सुनो, क्या भी वैल्यू यहाँ पुट की जाए? चलो आओ देखो इधर, सर बाहर चल रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई टी। अब इंटीग्रेशन जो है साइन वो तो लगा लीजिए, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे क्या पुट करिएगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, 0 से लेके t तक और dt, क्या यही होगा? अब एक चीज़ देखो, एक नीचे 2 और आ गया, क्या इसको भी बाहर निकाल लें? अरे ये 2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कुछ बाहर निकाल लेते हैं इसको कांस्टेंट टर्म में। क्या यहाँ से 2 हट गया? समझे हो ना, स्टेप में चलना आप। अब बताओ भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा? क्या हो जाएगा? अभी भी नहीं होगा, बड़ी समस्या। कोई बात नहीं, चलो देखो इधर, सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, अरे t होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। और cos का कितना होता है? साइन का माइनस cos और cos का साइन प्लस में, ठीक है, प्लस में ही रहेगा ना। तो क्या यहाँ पे माइनस साइन 2 ओमेगा टी लिखेंगे अपॉन 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करके नीचे लिखेंगे, तो केवल क्या होगा? 2 ओमेगा। क्या यही आएगा? और लिमिट 0 से लेके कहाँ तक होगा? टी तक। 2 ओमेगा से 2 ओमेगा काट दें? नहीं, नहीं कटेगा, मैंने पहले बताया एंगल नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बात नहीं। अब क्या करेंगे सर? सर t की वैल्यू पुट करिए लिमिट में पहले, अभी अपने आप सब आ जाएगा। t की वैल्यू लिमिट में जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो t लिखे हैं ये t यहाँ देख लो ध्यान से, ये नीचे वाले लिमिट से आया है, लिमिट पुट कर दिया हूँ तब कैपिटल T आया है, नहीं तो अभी तक जो t लिखा हूँ क्या स्मॉल t लिखा हूँ ना, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में लिमिट नहीं पुट किया हूँ। तो ये मत सोचना कि सर यहाँ कैपिटल T वहाँ स्मॉल t, ये नीचे वाला लिमिट यहीं पुट कर दिया था मैं। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट होगा तो सर क्या होगा? t लिख दें। लोअर अपर लिमिट अभी इसमें भी पुट होगा, बताओ भाई, कैपिटल T होगा। और ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टी इंटू में t, समझे हो? अपर लिमिट अपॉन में क्या चल रहा है? 2 ओमेगा। ये अपर लिमिट अभी हुआ माइनस, लोअर लिमिट में क्या ये 0 हो जाएगा? और सर t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या साइन 0 हो जाएगा? तो माइनस का साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा, क्या ये बनेगा लिमिट जब पुट करेंगे तो? क्लियर है? इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में 2t, इतना हुआ, ठीक है, स्क्वायर छूट गया तो लगा t। अब एक बात बताओ, t से t कट गया, 2 2 जा 4 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, 4 पाई मतलब फिर क्या 2 चक्कर, तो ये भी 0 होगा, तो ये पूरी कहानी क्या 0 हो गई? तो सर 0 हो गया, ठीक है, समझे ये बात? माइनस माइनस है तो माइनस, सर ये 0 हो गया, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? साइन 0 कितना होता है? तो सर ये तो ऐसे ही 0 होगा, माइनस लगाने की क्या ज़रूरत है प्लस लगाने की। इतने का पूरे का सॉल्यूशन क्या आया? केवल t, ये 0 ये 0 ये 0 है ही है,
बस क्या बचेगा, t। ठीक है, अब बताओ क्या t से t कट जाएगा? t से t क्या हो जाएगा? कुछ छूटा क्या? आई नॉड कुछ छूटा है। ठीक है चलो अभी नहीं नहीं सही है सही है, हाँ छूटा है क्या? यहाँ देखो पावर सबका सब पावर में चल रहे हैं भाई, 1/2। तो आई नॉट स्क्वायर बाई कितना आया बच्चा? बस 2। अरे आई नॉट स्क्वायर बाई 2, टी से टी कट गया, ये सब जीरो हटा दो इनको, तो टी से टी कैंसिल, ओनली बचा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। और इसका पावर सर है कितना? 1/2। ये सब पे बना के चलोगे तुम 1/2। 1/2 का मतलब है रूट में, तो सर आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो केवल क्या बचेगा? और 1/2 मतलब क्या? √2 हो जाएगा। ये होती है आरएमएस वैल्यू, IRMS। अगर इसी तरह ERMS पूछा होता तो E0/, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब भी RMS निकाल रहे हो तो तुम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसमें? I0 में या E0 में। तो IRMS की वैल्यू आई है I0 बाई √2, तो क्या तुम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो? कर रहे हो ना। अब थोड़ा बताओ 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, निकालते हैं। √2 होता है 1.414 होता है, तो 1/1.414 ये होगा 0.707। तो क्या IRMS I0 इंटू 0.707 कैसे लिखा जाएगा? अब एक बात बताओ, I0 एक घर में कितना आता है? 220 वोल्ट। करंट अगर होगा तो 5 एम्पीयर मैंने माना था, E0 होगा तो 220 वोल्ट। ठीक है, तो अगर 5 एम्पीयर करंट आया तो I0 की वैल्यू क्या रखोगे? 5। उसको बस किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो मल्टीप्लाई जब करोगे भाई 5 से, तो क्या इसकी वैल्यू घट जाएगी? 3.53। अब बताओ क्या IRMS ज़्यादा है कि I0 ज़्यादा है? IRMS कम है और I0 क्या है? ज़्यादा। मतलब घर में जो करंट आ रहा है ना, वो एक्चुअल में कितना आ रहा है? 3.53। बट ये क्या है? RMS है, तो तुम खुद सोचो, ये देखो RMS है तो I0 कितना होगा? तो सर I0 होगा IRMS इंटू में √2। अरे यहाँ से I0 निकालोगे तो √2 इधर आ जाएगा। तो बताओ क्या I0 ज़्यादा हो जाएगा ना? तो घर में आने वाला जो करंट है, उस करंट की वजह से हर सेकेंड में क्या उसकी पीक वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, मतलब एक कॉन्टीन्यूअस कहानी ऐसे चलती रहेगी। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकेंड में कहानी कितनी बार जाएगी? 100 बार जाएगी। एक साइकिल में 2 बार, तो कितनी बार जाएगी एक सेकेंड में? 100 बार। समझ रहे हो इतना बार? तो ये होता है IRMS का सिग्निफिकेंस। ये कहानी है IRMS का सिग्निफिकेंस। इसको पॉइंट में लिखना होगा ना, तो पॉइंट में लिख लेना I0 कितना? 0.707। और अगर इसको लिखना होगा ऐसे लिख लो, यहाँ पे करके लिख लेना, IRMS कितना होगा? 0.707 इंटू I0, और ERMS कितना होगा? 0.707 E0। नोट करो, हाफ साइकिल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फुल साइकिल है। अब बताओ क्या हाफ साइकिल निकाल लोगे? करो करो हाफ साइकिल, अभी बताते हैं। अभी रिमोट लेके आओ, ये वाला AC बंद कर दो, वो वाला बंद कर दो लाके रिमोट। नोट हो गया है क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और कहीं पढ़े हो? कहाँ? बोलो भाई। हाँ
11 में किस जगह, किस चैप्टर में? केटीजी में। हाँ ठीक है, केटीजी में गैस की आरएमएस वैल्यू होती है ना उसकी स्पीड की, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। अरे एक क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी में, मैंने भी कराया होगा आपको, अभी स्टार्टिंग के चैप्टर में कराया था, या थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपने आरएमएस वैल्यू पढ़ी है। और बताओ कहीं। रखे रहो रिमोट, अभी जाएंगे हम तो देना, चाहे ले जाके रख देना। हो गया भाई। रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ा है क्या आपने? रेडियस ऑफ जायरेशन सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर, उसमें याद होगा रेडियस ऑफ जायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद है? 11 बेकार था, 12th में कौन सा बहुत तेज हो गया, हटा देना ये। ज़्यादा कुछ नहीं मिटाऊंगा, इसी को मैं किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, हाफ साइकिल। वैसे तो निकालना नहीं चाहिए था, ये होमवर्क दे देते, बट कोई मतलब तो है नहीं। एक कहावत सुना होगा आपने, मेरी जुत्ती मेरा सर, सुना है? तो होमवर्क दे के क्या करूँगा, करना तो मुझे ही है। जूता भी मेरा है, सर भी मेरा है, मारने वाले बस आप हो। चलो देखो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम हाफ साइकिल के लिए चल रहे हैं, ठीक है। बस लिमिट ही चेंज होगा, अभी डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो लिमिट ही चेंज करेंगे, फाइनली जो फॉर्मूला आएगा उसको बाइंड अप करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं। सर 0 से लेके बस कहाँ तक जाएगा ये, t/2। नीचे भी 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, कहीं भी एक स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। मेरे से होगा तो आप ध्यान देना इस बात का, अगर थोड़ा सा होगा तो गलत आएगा आंसर। सर t/2, ये ऊपर वाला तो अभी इंटीग्रेशन किए नहीं है, तो सर इसको ऊपर वाले को तो छोड़ दिए, बट नीचे का इंटीग्रेशन आपने किया था, t आया था, और लिमिट पुट किया था तो t-0 आया था, बट यहाँ लिमिट t/2 है, तो क्या t/2 आया होगा, तो 2 कहाँ गया होगा, तो 2i0² समझ रहे हो इतनी बात? तो बाहर सर चल रहा है 2i0² अभी छोड़ दो t, ठीक। अब बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अभी मैंने लिखा था ना, कैसे आया था ये, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, 2 होता है, तो 2 कहाँ चला आएगा, बाहर, और लिमिट 0 से लेके कहाँ तक रहेगा, t/2 तक। सर 2 से 2 यहीं कट गया, अब कट गया, 2 से 2 यहीं कट गया, तो देखो क्या यहाँ i0² अपॉन केवल क्या बचा, t बचा। और सर यहाँ इंटीग्रेशन तो ठीक है, बस लिमिट ही तो चेंज करेंगे, तो सर t की जगह पे कौन आ जाएगा, t/2, 2ωt, तो क्या आ जाएगा, आएगा माइनस 0 लोअर लिमिट में, और ये 0, ये तो सही है। अरे 0 वाले में क्या है, ये तो दोनों सही हैं, 0 ही होगा। क्लियर है? अच्छा सर, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे t से t क्या हो गया, कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा ऊपर, साइन 2π, और साइन 2π भी 0 होता है क्या, 4π 0, 2π 0, एक चक्कर है, समझ रहे हो भाई? तो चक्कर का क्या हुआ, 0, तो क्या ये भी 0 हो गया, ये 0, ये 0, सर 0,
नीचे बस यहाँ क्या चल रहा है, T/2 चल रहा है। अच्छा सर बाहर 2 नहीं है, केवल T है ना, कट गया है बाहर आई नॉट स्क्वायर बाई केवल क्या है T। तो सर आई नॉट स्क्वायर बाई T, तो यहां से टूट के फिर आ जाएगा, T से T तो कट गया, मगर आई नॉट स्क्वायर बाई केवल फिर क्या बचा 2, और फिर रूट हटाएंगे तो क्या आई नॉट बाई रूट 2 ही आएगा। समझ रहे हो, मतलब हाफ साइकिल रहे चाहे फुल साइकिल, आरएमएस हमेशा कितना रहेगा, सेम। हाफ साइकिल रहे चाहे फुल साइकिल, आरएमएस हमेशा उतना रहना है। इसीलिए मैं बोला डेरिवेशन करने का इसमें कोई मतलब नहीं है, हाफ साइकिल और फुल साइकिल। बट आपने देख लिया, बताओ कहीं कंफ्यूजन है आपको। मैंने बस लिमिट चेंज किया है भाई, कुछ नहीं किया हूँ। बस यहाँ से देखो t की वैल्यू T/2 जब पुट होगी ना, तो t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा सर, 2π साइन 2π 0 होता है। पहले 4π 0 होता था, 2π 0 होता है, और ये तो सर 0 है ही है, और ये भी 0 है, तो 0 ही लिख देते हैं इनको। बस यहाँ t की जगह T/2 आ गया है, और बाहर चल रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई टी, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और ऊपर आई नॉट स्क्वायर। तो जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये बाहर आके आई नॉट बनेगा, और ये 2 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो वही कहानी तो आ रही है जो पहले थी। क्लियर है। तो आप फाइनली इतना नहीं करेंगे, आप लिखेंगे हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल दोनों के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। बस लिख लो, ये लिखो आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ साइकिल is also equal to the RMS value for full cycle। ठीक है, ये नोट डाल के नीचे लिखिए। RMS वैल्यू हाफ साइकिल के लिए भी उतना ही होता है जितना फुल साइकिल की RMS वैल्यू होती है। बंद कर दो भाई, एसी बंद कर दें। ठीक है, देखो देखो बात नहीं, अब शांत हो जाओ, खत्म हो गया है आरएमएस एवरेज। क्वेश्चन की बारी है। फॉर्मूला भी हमें सिंपल 2 फॉर्मूले मिले हैं, एक एवरेज का और एक एवरेज में फुल हो हाफ हो दोनों में अलग होता है। फुल के लिए 0, हाफ के लिए आपने देखा आई नॉट कितना आया, या तो पॉइंट में याद रखो 0.6, अरे आरएमएस नहीं एवरेज भाई, 0.637 था इंटू में आई नॉट। ठीक है, वही आसान है याद रखना, 0.637 इंटू में आई नॉट, पाई ओई में भूल जाओगे। और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा 0.707 इंटू में आई नॉट। इसमें हाफ हो चाहे फुल हो यही रहेगा, उसमें फुल के लिए 0 था, हाफ के लिए अलग था। क्लियर है, बस इसी पे हमें न्यूमेरिकल करने हैं। आइए पहले एक चीज़ बताइए, हम आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बताना। x इज इक्वल टू, x क्यों ले रहा, आई लो, -9t², then find the average value of current for हाफ साइकिल एंड दूसरा है फुल साइकिल। ठीक है, बताओ आंसर हो, बताओ इसको।
कौन बताएगा? कोई है? कौन है? बताओ भाई। कोई बताए, कोई आंसर बताए हमें। जल्दी बताओ, इधर है बात, क्या हो रहा है? क्वेश्चन नहीं बात कर रहे हो। आ गया भाई किसी का? अरे 1 घंटा वाला क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो ऐसे आएगा ही नहीं। अभी बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए दिया हूँ ये। मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बोला कि कोई भी चीज़ अगर टाइम का फंक्शन हो, एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला आपको सिंपल लिख के दे दिया था। फॉर्मूला लगाइए, फटाक से आंसर बताइए। हाफ साइकिल फुल साइकिल इसलिए दिया हूँ क्योंकि वहाँ से आपको लिमिट मिलेगा। तो क्या इतना सोचना है इसमें? हाँ, 3T जी जी क्या आ गया? अरे वो 9 है भाई। हाँ, 9 है वो। ऊपर नीचे लिखे तो 9 लगेगा। क्या इसमें जी की तरह दिख रहा है? अरे 9 ऐसे ही बनता है भाई। अब ऐसे बनाएंगे एकदम तो तभी दिखेगा 9 है। ऐसे जी बनता है ना, या केवल ऐसे किया रहता तो बनता है? ये तो सीधे ऐसे है। और तुम्हें नहीं समझना इसमें क्या ग्रेविटेशन करने लगा। मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ एसी का, उसी में जी ला दे रहे हो। सुनो भाई, हम निकाल लें इसका एवरेज। सर एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल से लगाइए, आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्या यही आई एवरेज होता है? ठीक है। अब सर आई की वैल्यू कितनी गिवन है? रखो भाई मेरे, -9t² dt हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt। सर पहले किसके लिए निकालना है? हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए पहले निकालेंगे तो इसी में लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे? 0 से लेके t/2। तो सर 0 से लेके लिख दीजिए t/2 और -9t² dt अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा? सब कर लेंगे। माइनस सर ऊपर वाले में से बाहर निकाल लीजिए, 9 बाहर निकाल लीजिए। t² का इंटीग्रेशन क्या tq/3 होता है क्या? t² का इंटीग्रेशन कितना होगा? tq/3। लिमिट 0 से लेके t/2 तक, ये ऊपर का हो गया। नीचे है dt का इंटीग्रेशन t। सर लिमिट 0 से लेके कितना? t/2। सर -9 है, पहले 3 को बाहर निकाल लो। तो सर -9 और 3 बाहर निकल के क्या -3 हो जाएगा? बस केवल क्या बचा? TQ। ये समझ लेना, यहाँ निकाल के मैंने कैंसल आउट किया है। सर TQ में अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या TQ की जगह पे कैपिटल TQ/8 हो जाएगा क्या? अरे T की जगह पे T/2 होगा। तो T/2 होगा तो उसका Q करोगे तो T का Q अपॉन 2 का Q 8 होगा। और लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए कह रहे थे थोड़ा मैथ पढ़ लो। T/2, यहाँ देखो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में T/2 और लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब सॉल्व कर दो इसको, कौन नहीं सॉल्व कर लेगा? सब कर लेंगे। -3TQ अपॉन में नीचे क्या है? 8 अपॉन में, ये तो 0 है हटा दो, अपॉन में क्या है? T/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये आएगा यहाँ। तो सर 2 ऊपर जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? -6TQ और ये कितना हो जाएगा? 8T। T से T ये खत्म हो जाएगा सर, 2T बचेगा और ये 2 से काट दे तो 3/4, तो -3/4 T², यही बचेगा। यही है एवरेज। इसके लिए हाफ साइकिल। अब फुल साइकिल चलाइए, जल्दी बताइए।
ये इतना बड़ा लग रहा है आपको, मैंने नंबर ऐसे नॉर्मली दिया है, कट पिट नहीं रहा है, तो आंसर -3/4 t² आ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है भाई कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, आपको रट के मत बैठो केवल कि आपको उसी लगे हाथ उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे आंसर मिल जाएगा। बेसिक सा एक क्वेश्चन दिया हूँ, बस आप जो पढ़े उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के। फुल साइकिल का आंसर बताइए, निकाल के बताइएगा, अंदाज़ा मत लगाइए कि फुल साइकिल है तो जीरो है, हाफ साइकिल है। पहले एक बार सोच के लो, देख लो, फिर निकाल के देखो। निकाल के देखो क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया, फुल साइकिल का आंसर आया, यही आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्यों जीरो नहीं आ रहा है, क्यों जीरो नहीं आ रहा है? सर आपने बताया एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल जीरो होता है, हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी थोड़े लिया है, मैंने करंट क्या लिया है, मैंने तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला ना, इसीलिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट लेते तब ना फुल साइकिल के लिए जीरो आता, इसमें जीरो नहीं आएगा। आप दिमाग में आपको ऑप्शन में ऐसे देख के दे दिया जाए तो आप लिख दोगे जीरो, सर फुल साइकिल के लिए बताया वो जीरो हो जाएगा, नहीं, फुल साइकिल के लिए तब जीरो होगा जब करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और इसकी वैल्यू जीरो होगी। सर ये टाइम के हिसाब से चेंज तो हो रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज तो हो रहा है, बट पता ना एसी है कि क्या है, डीसी है, समझ रहे हो? एसी होता तब ना एक बार प्लस एक बार क्या होता, अब ये चेंज हो रहा है, पता ना कैसे चेंज हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है माइनस हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें साइन तो नहीं है ना, साइन होता तब ना साइन का ग्राफ बनता, क्या इसमें साइन दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं, तो सर साइन नहीं है तो ग्राफ तो साइन की तरह थोड़े बनेगा, साइनोसोडियल थोड़े चलेगा। साइनोसोडियल ग्राफ तभी बनता है जब साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो। सर इसमें कहीं ना साइन का फंक्शन है ना ही कॉस का, इसमें देख लो कहाँ है साइन कॉस, नहीं है, तो इसका मतलब सर हमें क्लियर ही नहीं है कि एसी है कि डीसी। तो जब एसी होता तब ना उसका एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल क्या होता, जीरो। क्लियर है? तो निकालना पड़ेगा सर, क्लियर? तो निकाले हो तो बस लिमिट ही तो चेंज किए होगे, फुल साइकिल के लिए आए तो यहाँ जीरो से लेके क्या किए, टी, जीरो से लेके क्या किए, टी। तो सर ऊपर वाला हो गया, देखो थोड़ा ध्यान से, ये t³/3 आया था ना, और लिमिट क्या रखे थे, जीरो से लेके टी। 3 को कहाँ निकाल लिया था, बाहर। सर 3 से कट गया, कितना आ गया, -3। और सर ये लिमिट पुट किया होगा आपने, तो देखो अपर लिमिट केवल पुट हुआ है, 3 यहाँ से गायब हो गया, अपर लिमिट पुट किया तो केवल क्या आएगा, TQ आएगा, 8 तो अब आएगा नहीं क्योंकि 2 है नहीं, तो TQ -0, लोअर लिमिट में 0। अच्छा सर नीचे भी T है और T पुट करेंगे और लोअर लिमिट में 0, तो केवल T आएगा, समझे हैं? तो ये सब मिटा देते हैं। अब बताइए ये कितना आया, -3TQ, और नीचे केवल क्या बचा, T से T खत्म हो गया, सर -3T, यही आंसर आया है। चलिए अब आइए क्वेश्चन करिए जो पेपर में आते हैं, उस क्वेश्चन पे बात। लिखिए पहला क्वेश्चन,
बोले बोरिंग चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आगे। अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करो। द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस आर मार्क्ड बात नहीं 50 हर्ट्ज, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। पहला क्वेश्चन है और एकदम बेसिक सा है क्वेश्चन, बस आपका ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। दूसरा लिख रहा हूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई सप्लाई है, बस 12 वोल्ट डीसी लिख लो। इफ दिस बल्ब is connected to an AC and given normal brightness, what would be peak value? What would be peak value? पहला हो गया peak value of the source। जल्दी बताइए, पहले का आंसर सबका आ गया? पहले का आंसर आया? पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कुछ भी नहीं दिखा गया है कि वो कैसा करंट है, कैसा वोल्टेज है, तो अपने मन से कौन सा करंट या वोल्टेज मानना है। अगर कहीं मेंशन नहीं है कि दिस इज़ द आरएमएस करंट, दिस इज़ द पीक करंट, दिस इज़ मतलब कुछ भी एवरेज करंट, तो आपको अपने मन से हमेशा उसको आरएमएस लेके चलना है हमेशा, क्योंकि घर में आने वाला सप्लाई की अगर बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब वही आ रहा है आपके घर में, मतलब घर में जो मार्क्ड है वो आ रहा है। घर में मार्क है कि हमारे घर में लिखा है कि 220 वोल्ट 50 वोल्ट, तो मेरे घर में यही आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। अब एक बात बताओ, अगर आरएमएस पता है तो क्या आई नॉट निकल जाएगा? हाँ सर, आई आर एम एस इज, सर देखिएगा सोल्यूशन, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई क्या √2 होता है, तो सर आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर आई नॉट हो जाएगा आई आर एम एस √2, और आई आर एम एस कितना है घर में? 220, और इंटू में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? √2 हो गया। अब सर इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो साइनोसोडियल ही होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन ही रहे। मैं लिख दिया साइन तो साइन रहेगा, भाई मेरे साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ तो इक्वल है ना, बस कहानी यही चेंज है कि सर कॉस कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। क्या ऐसे चलेगा ना ये?
यूं चलेगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदा दोनों ग्राफ को यहां से देखना तय करता है, बताओ क्या दोनों ग्राफ सेम है? हाँ सर, समय थोड़ा सा आगे पीछे बस होगा, ग्राफ तो एक ही बन रहा है ना। मान लो तुम साइन का ग्राफ पहले देख लिए हो और कॉस का थोड़ा सा बाद में देखोगे, तो एक समय बाद दोनों मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट दोनों का फॉर्म साइनोसोडियल है, तो यहाँ कॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर देखो हमें सॉल्व करना है तब तो हम इसी को लेके करेंगे, और अगर ऑप्शन क्वेश्चन में है तो हो सकता है साइन की जगह क्या दे रखा हो, कॉस, तो तुम सोचोगे सर कॉस तो पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है चारों को ऐसे दिया हो, आई नॉट कॉस समथिंग, आई नॉट कॉस समथिंग, सब में कॉस कॉस दिया है, तो अगर कॉस दिया है तो इसका मतलब इसमें से ही भी हो सकता है कुछ। साइन की जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आई नॉट की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिली है, 220√2 साइन। सर ओमेगा कितना होता है, क्या 2πf होता है क्या? f कितना दिया है, तो 52 जा 100 हो जाएगा, 100πt। दिस इज द, ठीक है भाई, गलती बहुत तेज पकड़ते हो, क्या यही होगा? √2 को भी चाहे तो 1.414 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अरे √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.41 बस लिख लो, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो क्या 141 हो जाएगा। तो सर देखिए ध्यान से, 220 वोल्ट है, तो हम केवल 1.4 अगर लिखते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 14 हो जाएगा। तो सर 14 का मल्टीप्लिकेशन 22 में कर देंगे तो क्या हमें ये न्यूमेरिक वैल्यू हट के पॉइंट, मतलब एक √2 हट जाएगा ना। √2 हटा सकते हो, बस कहने का मतलब है √2 जैसे भी हटाना है हटा लीजिए, ऑप्शन देख के करिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, अरे वोल्टेज पूछा है तो भी लिख लो भाई मेरे। सब मीठा मीठा लिख लो ऐसे, जब बता रहे हैं तब तो याद ही नहीं है क्या पूछा है, जब एकदम सब हो गया सर वोल्टेज पूछा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये RMS लिख लो। बताइए इसका आंसर, ये तो बहुत आसान है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 12 वोल्ट के DC सप्लाई पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। उसने बोला कि अगर हम बल्ब को AC से कनेक्ट कर देते हैं तो ब्राइटनेस नॉर्मल रहता है, कोई चेंज बहुत नहीं होता है, जैसे पहले DC से था वैसे ही AC से है। तो बताइए जिससे मैंने कनेक्ट किया है उसकी पीक वैल्यू क्या होगी उस सोर्स की। व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट लगा के सोचना है, दिमाग से सोच के देखिए, जल्दी जल्दी करिए, टाइम हो गया है। बस मैं ये बता दूं, फिर बाकी अब कल पढ़ेंगे। बताएगा कोई, कितना आया? 17। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 12 वोल्ट पे अप्लाई किया गया है, इसका मतलब, अब देखो ध्यान से, पीक वैल्यू पूछी है, तो सर हमें एक रिलेशन पता चल गया है, IRMS इज इक्वल टू I0 बाई क्या होता है, तो क्या I0 की वैल्यू ही तो पूछ रहा है वो, यही तो पूछ रहा है, बट यहाँ सर I0 की बात नहीं है, E0 है ना, 12 वोल्ट है, तो क्या ERMS इज इक्वल टू E0 बाई √2 लिखेंगे। तो हमसे वो पूछ क्या रहा है, E0 पीक वैल्यू, तो ERMS इंटू में क्या हो जाएगा √2। सर ये तो किसके लिए लगाया जाता है, AC के लिए, मगर इसमें किससे इसने ऐड कर रखा है, DC। तो देखो सप्लाई है,
इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट मतलब ये इस बल्ब को दिया जाने वाला वोल्टेज है, तो जो दिया जाता है वो हमेशा आरएमएस होता है। अब सर ये तो डीसी है तो क्यों आरएमएस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बट ठीक है उसने एक लाइन और बोला, इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू द एसी, जब एसी से कनेक्ट किया गया तो भी वो उतना ही ब्राइटनेस दिया, तो इसका मतलब उसकी भी आरएमएस वैल्यू क्या 12 वोल्ट ही रही होगी। समझ गए, बस यही लाइन बोला, मतलब सर ई आरएमएस कितना है 12 इंटू में कितना √2, बस यही आंसर है। √2 की वैल्यू रख दोगे 12 तो 1.414 मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग 17 आएगा, 17 वोल्ट। 12 वोल्ट के सप्लाई पे 17 वोल्ट की पीक वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो याद रहेगा ना भाई, घर में हमेशा जो सप्लाई आएगी वो क्या होगा, आरएमएस। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मतलब कुछ मेंशन ना हो, कुछ दिया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ मेंशन ना हो किसके बारे में कि आरएमएस है कि एवरेज है, मेंशन ना हो, तो हम हमेशा आरएमएस कंसीडर करेंगे। समझ गए ना, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है सप्लाई हमेशा आरएमएस होती है, और पीक तो समझ ही गए हो। चलो कल बात करते हैं।